एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे समास। हिंदी व्याकरण के ऊपर मैं आपको मोस्टली टॉपिक करवा चुकी हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। समास क्या होता है? एचटेट का फेवरेट टॉपिक। अगर मैं कॉमन पार्ट की बात करूँ, जहां पर 15 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, तो एक क्वेश्चन वहां पर कंफर्म है। और अगर मैं टीजीटी पीजीटी की बात करूँ, तो वहां पर 2 या 3 क्वेश्चन आपसे देखने को मिलते हैं। यानी कि जिस भी स्टूडेंट का स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है, तो वहां पर आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है बेटा संक्षिप्त, यानी कि छोटा करना। समास का अर्थ क्या होता है? छोटा करना। कोई एक शब्द होता है, यानी कि एक वाक्य होता है, और उस वाक्य को जब वो एक शब्द में समेट देता है, तो वो क्या होता है? आपका समास होता है। संक्षिप्त या संक्षेप क्या होता है? आपका समास होता है। और कभी कभी आपसे समास या संधि का क्या पूछ लिया जाता है? आपसे इसका उल्टा या पर्याय आपसे पूछ लिया जाता है, विपरीतार्थक आपसे पूछ लिया जाता है। तो समास का उल्टा क्या होता है बेटा? व्यास होता है। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास। और व्यास का अर्थ क्या होता है? उसको विस्तार देना, उसको विस्तृत करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप या संक्षिप्त, यानी कि छोटा करना। और व्यास का अर्थ क्या होता है? उसको विस्तृत करना या उसको विस्तार करना। ये क्या है? समास का उल्टा है। क्या है? व्यास। दो शब्दों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ध्यान देना है बेटा शब्दों के ऊपर। शब्द यानी कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, तो क्या बनता है? आपका समास बनता है। और जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, तो क्या बनती है? आपकी संधि बनती है। तो वर्ण और शब्द पे आपको फोकस करना है। अगर वर्ण आता है, दो वर्णों के मेल से क्या बनती है? संधि बनती है। और दो शब्दों के मेल से क्या बनता है? आपका समास बनता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या संक्षेप, और समास का उल्टा क्या होता है? व्यास होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि समास का उल्टा क्या होता है और संधि का उल्टा क्या होता है? समास का उल्टा होता है बेटा व्यास। और दो शब्दों यानी कि दो शब्द जब आपस में मिलते हैं, तो किसका मेल होता है? समास का मेल होता है। आगे देखते हैं कि दो वर्णों का मेल क्या है? संधि है। पहले भी बता दिया मैंने। अगर दो वर्ण आपस में मिलेंगे, तो आपकी संधि बनेगी। अगर दो शब्द आपस में मिलेंगे, तो आपका समास बनेगा। संधि का उल्टा होता है विग्रह। संधि का उल्टा क्या होता है? विग्रह होता है। समास में समास विग्रह होता है, समस्त पद होता है, पूर्व पद होता है, और उत्तर पद। ये क्या करते हैं? मुख्य भूमिका निभाते हैं। जब आप समास को देखते हो, तो इसमें एक तो होता है समास विग्रह, एक होता है समस्त पद, एक होता है पूर्व पद, और एक आपका आता है उत्तर पद। और ये चारों पद जो है, चारों शब्द समास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक एक करके सबको देखते हैं। राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ये क्या आ गया? आपका समास विग्रह आ गया। विग्रह का अर्थ क्या होता है? अलग करना या विच्छेद। यानी कि जो शब्द है, उसको जब हम अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो वो होता है आपका समास विग्रह। राजा यहाँ पे क्या है? पूर्व पद या पहला पद है। और पुत्र क्या है? यहाँ पे उत्तर पद या बाद का पद है। और राजपुत्र क्या है? ये समस्त पद है। तो यहाँ पर जो आपसे शब्द दिया गया था राजपुत्र, इसका पूर्व पद तो बना आपका राजा, इसका उत्तर पद बना आपका पुत्र, और इसका समास विग्रह क्या बना? राजा का पुत्र। ये होता है आपका समास विग्रह, पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। उम्मीद करती हूँ कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आगे हम बात करेंगे समास के भेद, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। समास के प्रकार या भेद। अगर प्रयोग के आधार पर बात करें, तो कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अविभाव समास होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये क्या होते हैं? ये 6 आपके समास के भेद होते हैं, लेकिन किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। आगे बताऊंगी कि 4 कैसे होते हैं और ये 6 कैसे आए हैं। समास के अगर आपसे भेद पूछा जाता है, प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है, तो कितने बताओगे? 6। आगे बात करें मुख्य पदों की प्रधानता के आधार पर, तो अविभाव समास होता है, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास होता है, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और तत्पुरुष समास होता है, जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि पदों की प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाता है, तो आप लगाएंगे 4 पट्टी। कौन कौन से?
अविभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। अगर प्रयोग के आधार पर पूछा जाता है तो आप लोग कितने पर टिक लगाओगे? 6 पर टिक लगाओगे। एक आप कर्मधारय समास पढ़ते हैं और एक आप द्विगु समास पढ़ते हैं। कौन कौन से पढ़ते हैं बेटा? कर्मधारय समास को पढ़ते हो और एक किसको पढ़ते हो? द्विगु समास को पढ़ते हो। तो वो किसके भेद हैं बेटा? वो है आपके तत्पुरुष समास के भेद। एक और आपके एग्जाम में अब आजकल क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कौन सा समास आता है आपका? नव तत्पुरुष, कुछ ऐसे करके एक तत्पुरुष समास का भेद आता है, तो वो भी किसका है बेटा? तत्पुरुष समास का भेद है। क्या समझते हो आप लोग यहाँ पर? प्रमुख पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ऊपर मैंने बताया था कि प्रयोग के आधार पर, जिसमें आपका एक तो आया था बेटा द्विगु समास और एक आपका आया था कर्मधारय समास। तो ये तत्पुरुष समास के क्या है? भेद हैं। और एक मैंने अब बताया कि नव तत्पुरुष करके ऐसे करके आपसे पूछा जाता है, वो किसका भेद है? वो भी आपका तत्पुरुष समास का भेद है। एक एक करके इन सब को हम अच्छे से देखते हैं। बात करते हैं अविभाव समास। अविभाव यानी कि जिसमें अवयव की प्रधानता होती है। जैसे आपने विकारी और अविकारी शब्द पढ़े थे, अविकारी शब्दों में आपका क्या आता है? अवयव आता है। तो अविभाव समास में क्या होता है कि जिस समास में पहला खंड प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? आपका अविभाव समास होता है। जैसे प्रतिदिन है, प्रतिवर्ष है और यथाशक्ति है, ये कौन से समास है? ये आपके अविभाव समास है। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि अविभाव समास में केवल पूरा पद ही नहीं अपितु समस्त पद भी एक अवयव के समान प्रयुक्त होता है। जैसे प्रत्येक दिन में यानी कि प्रतिदिन, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, बिना खटके बे खटके, एक हाथ से दूसरे हाथ में हाथों हाथ। तो यानी कि इन सब का प्रयोग क्रिया विशेषण के रूप में होता है। क्रिया विशेषण क्या है? आपका अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण क्या है बेटा? आपका अविकारी शब्द है। अगर विशेषण और क्रिया की मैं बात करूं तो ये क्या है? आपका विकारी शब्द है। लेकिन क्रिया और विशेषण आपका कैसा शब्द है बेटा? अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्दों में ही क्या आता है? अवयव आता है। और अविकारी शब्दों में ही आपका क्रिया विशेषण आता है। तो क्या समझे आप लोग यहाँ पर? समझे कि अगर अवयव या क्रिया विशेषण अगर आपको देखने को मिल जाते हैं तो वो क्या है? आपका अविभाव समास है। आगे देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत् मैंने आपको क्या करवाए थे? उपसर्ग और प्रत्यय करवाए थे। तब वहां पर सॉरी, आपको तत्सम तद्भव देशज विदेशज करवाए थे। वहां पर तत् का अर्थ क्या बताया था? दूसरा। पुरुष यानी कि पुरुष, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद बाद वाला पद प्रधान होता है, वो कौन सा समास होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, यानी कि जो कारक चिन्ह विभक्ति या जो परसर्ग होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें दिखाई नहीं देते। और समास विग्रह करते समय कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब आप पढ़ते हो ना कारक में, तो ये वही कारक चिन्ह यहाँ पर बताए गए हैं तत्पुरुष समास में। लेकिन इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, ये छुप जाते हैं। और इन्हीं कारक चिन्हों का इस तत्पुरुष समास में प्रयोग किया जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, जो ये के लिए आया है ये आपका क्या है? कारक विभक्ति या परसर्ग चिन्ह है। तो इसमें क्या बताया गया है कि पूर्व पद रसोई है और उत्तर पद क्या है? इसमें घर है। तो दूसरा पद क्या होता है? इसमें प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के। कारक चिन्हों के आधार पर आपके तत्पुरुष समास के कितने भेद बताए गए हैं? 6 भेद बताए गए हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध का के संबोधन है। अरे जो ये आपके क्या आते हैं? 8 जो ये आपके कारक आते हैं, इसमें से अगर आप कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ देते हो और जो बच जाते हैं 6, वो सभी किस में आते हैं? आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। किसको छोड़ना है? कर्ता कारक जो पहले आता है और संबोधन कारक जो सबसे अंतिम में आता है। इन दोनों को छोड़कर जो आपके 6 कारक बच जाते हैं वो किस में आते हैं? आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त, ये कौन सा समास है? ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, ये क्या है? आपका कर्म तत्पुरुष समास है। क्योंकि विभक्ति चिन्ह यहाँ पे किसकी आई है बेटा? यहाँ पर आई है कर्म तत्पुरुष समास की। कर्ता ने कर्म को, ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त, करण तत्पुरुष,
कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा जहां पर आ जाता है, कौन सा समास होता है? कर्ण तत्पुरुष समास होता है। मैंने बताया था कि कर्ण जो कारक होता है उसमें क्या होता है? कर्ण कारक साधन के रूप में प्रयोग होता है। तो ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा दत्त क्या है? आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। मन चाहा, मन से चाहा क्या है? आपका कर्ण तत्पुरुष समास है। आगे बात करते हैं गंगा का जल, तो गंगा का जल यहाँ पे क्या है? संबंध तत्पुरुष समास है। क्या है आपका संबंध तत्पुरुष समास? गोमुख, गो का मुख, मुख्य नहीं बेटा, यहाँ पे मुख आएगा। गो का मुख क्या है? ये संबंध तत्पुरुष समास है। गंगा स्नान, गंगा में स्नान क्या है? आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष के विभक्ति चिन्ह कारक या परसर्ग क्या है आपके? आपके हैं में या पर। असव आरूढ़ है, असव पर आरूढ़, तो क्या है आपका? अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे हम बात करें ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त क्या है आपका? आपादान कारक है, यानी कि अलग हो गया है, ऋण से मुक्त हो गया है, तो ये क्या है आपका? आपादान तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है बेटा? उत्तर पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति चिन्हों को छोड़कर जो शेष 6 कारक बच जाते हैं, उनकी विभक्ति चिन्ह कहां पर प्रयुक्त होती हैं? आपके तत्पुरुष समास में प्रयुक्त होती हैं। आगे बात करें हम कर्मधारय समास की, तो कर्मधारय समास मैंने बताया था प्रयोग के आधार पर अगर पूछते हैं तो 6, और पदों की प्रधानता के आधार पर पूछते हैं तो 4। तो पदों की प्रधानता के आधार पर अगर आपसे पूछा जाता है तो वहां पर आपका कर्म तत्पुरुष समास नहीं आता। बात करें कर्म तत्पुरुष समास की, तो इस पद में क्या होते हैं? जिस समास में दोनों पदों में परस्पर विशेषण विशेष है या उपमान उपमेय का संबंध पाया जाता है, वहां पर आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। एक होता है विशेषण, एक होता है पर विशेषण, और एक होता है आपका विषय। ये विशेषण का टॉपिक मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। अगर विशेषण, पर विशेषण और विशेष से समझना है तो आपको वो वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। तो कर्मधारय तत्पुरुष समास में एक होता है विशेषण और एक होता है विषय, एक होता है उपमान और एक होता है उपमेय। ये उपमेय क्या है बेटा? उपमेय यानी कि मनुष्य के अंगों की जिससे तुलना की जाती है, वो क्या होते हैं? आपके उपमेय होते हैं। कैसे याद रखोगे कि मनुष्य के जो शरीर के अंग हैं वो आपके उपमेय है, और जिससे तुलना की जाती है वो क्या है? आपके उपमान है। उपमान यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, और उपमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। क्या बताया है मैंने कि उपमेय और उपमान विशेषण और विशेषण। उपमान तो क्या है? आपका विशेषण है, और जो ये उपमेय है ये आपका क्या है? विशेषण है। उपमेय मनुष्य के शरीर के जो अंग हैं वो आपके उपमेय है, और जिससे तुलना की जाए वो क्या है? आपका उपमान है। आप पढ़ते हो ना उपमा अलंकार, ये क्या है? उपमान है, यानी कि तुलना करना। नीला, नील कमल, नीला है जो कमल, या नीला है जो कमल क्या है? नील कमल है। पीतांबर, पीत है जो अंबर, ये क्या है? पीतांबर है। इसमें चिन्ह क्या मिलेगा बेटा? है और जो, है और जो क्या मिलेगा आपको? कर्मधारय तत्पुरुष समास में ये चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। तो नीला है जो कमल, नील कमल। पीत है जो अंबर, पीतांबर। शुभ है जो आगमन, शुभ 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 आगमन। और महान है जो पुरुष क्या हो जाएगा? महापुरुष हो जाएगा। जब दो पदों में से एक की उपमा दूसरे पद से दी जाए, वहां पर उपमान उपमेय संबंध होता है। जिसकी उपमा अर्थात तुलना की जाए उसे उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं। मुख चंदर में मुख, मुख क्या है? उपमेय है। क्या है यहाँ पर? मुख। तो मुख क्या है? यहाँ पे उपमेय है, और चंदर यहाँ पे क्या है? उपमान है। चरण कमल के समान चरण कमल, और मुख चंदर के समान मुख चंदर, और घनश्याम घन के समान श्याम, ये सब क्या है? आपके कर्मधारय तत्पुरुष समास में आते हैं। बात करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास में क्या होता है बेटा? दोनों पद प्रधान होते हैं। जिस तत्व समास में पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु सॉरी दोनों पद नहीं भाई, द्विगु समास में क्या होता है कि पहला पद आपको क्या देखने को मिलता है? संख्यावाची देखने को मिलता है। जिस तत्व समास में पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो, वो क्या होता है? आपका द्विगु समास होता है। जैसे कि दोपहर, दो पहरों का समूह। तिराहा, तीन राहों का समाहार। चौराहा, चार राहों का समाहार।
चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। पंजाब, पांच आबों का समाहार। ये आब किसका पर्याय है बेटा? ये आब आपका पानी का पर्याय है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नवरत्न क्या आएगा? नौ रत्नों का समूह। और ये जहां पर जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं, कहीं ना कहीं आपके एस्टेट में पूछे गए हैं। बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और विग्रह करते समय और या अथवा देखने को मिलते हैं। द्वंद्व यानी कि आपस में क्या है, इन आपस में शब्दों का क्या रहेगा? यहाँ पर द्वंद्व रहेगा। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे और जब हम उनका विग्रह करेंगे तो और या अथवा ये सब शब्द आपको देखने को मिलेंगे। द्वंद्व समास के भी अलग अलग भेद होते हैं। तो एक आता है आपका इतरेतर द्वंद्व, एक आपका आता है वैकल्पिक द्वंद्व और एक आता है समाहार द्वंद्व। तो एक एक करके तीनों को समझते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व में आपको कौन सा चिन्ह देखने को मिलेगा बेटा? और चिन्ह देखने को मिलेगा। जो इतरेतर द्वंद्व है इसमें आपको चिन्ह क्या मिलेगा? और चिन्ह मिलेगा। जैसे माता पिता, माता और पिता। शीतोष्ण, शीत और उष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। तो ये कौन सा समास हो गया आपका? इतरेतर द्वंद्व समास हो जाता है। आगे बात करते हैं हम वैकल्पिक। वैकल्पिक का अर्थ क्या होता है? वैकल्पिक का अर्थ क्या होता है? किसी एक को चुनना। या अथवा, ये दो शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? या मिलेगा या फिर अथवा मिलेगा। आजकल, आज या कल। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। इसमें विलोम शब्द देखने को मिलते हैं। जो वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है आपका, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको विलोम शब्द देखने को मिलेंगे। आगे हम बात करें समाहार द्वंद्व। जो समाहार द्वंद्व होता है इसमें एक जैसे अर्थ देने वाले दोनों पदों से सभी पदों का क्या होगा? बोध होता है। जैसे कि कूड़ा कचरा, लूट मार, रुपया पैसा, भूल चूक, हाथ पांव, मारपीट, ये सब आपके समाहार द्वंद्व समास में आते हैं। तो द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं बेटा। अगर आपसे डीप में क्वेश्चन बनता है तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इतरेतर में तो आएगा आपका और वैकल्पिक जो द्वंद्व होता है उसमें आएगा आपका या अथवा। और जो समाहार होता है वो दोनों पदों का क्या कराएगा? संपूर्ण बोध कराता है। आगे बात करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास यानी जो किसी तीसरे की ओर क्या करता है? इशारा करता है। जैसे आपने योग रूढ़ शब्द पढ़े थे, तो योग रूढ़ शब्द में जितने भी शब्द आते हैं वो किस में आ गए? आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ गए। इसमें न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई तीसरा अन्य पद ही क्या होता है? इसमें प्रधान होता है। तो ये कौन सा समास हो जाता है? ये आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। तीसरे पद का ज्ञान संदर्भ से होता है। जैसे पीतांबर शब्द को ले, पीत और अंबर, परंतु संदर्भ से श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हो तो विग्रह होगा पीले है वस्त्र जिसके, या पीला है वस्त्र जिसका। किसके लिए प्रयोग हो गया? ये भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हो गया। इस विग्रह में पूर्व पद और उत्तर पद क्या है? दोनों गौण हैं। किसी तीसरे की ओर क्या कर रहे हैं? इशारा कर रहे हैं। और तीसरा यहाँ पर कौन आया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। यानी कि पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं? भगवान श्री कृष्ण के। इस समास का समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है। जैसे कि फटा है कान जिसका, कौन होते हैं? साधु। दशानन क्या है? 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। ये था आपका बहुव्रीहि समास। एक आपसे और पूछा जाता है बेटा, आजकल जो आपका एग्जाम होता है एस्टेट की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपका जो अभी हाल ही में जो एस्टेट हुआ है इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं, वो मैंने नीचे रखे हैं, बताऊंगी कैसे। ये समास आपसे पूछा जाता है और ये किसका भेद है बेटा? ये मैंने बताया था तत्पुरुष समास का भेद है। न तत्पुरुष समास जहां प्रथम पद न यानी कि निषेध अथवा अभाव का सूचक होता है, यानी कि नहीं जहां पर, न जहां पर देखने को मिल जाए, समझ जाना वहां पर कौन सा समास है आपका? न तत्पुरुष समास है। जिसमें कमी पाई जाए उसे न तत्पुरुष या न समास कहते हैं। यह समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है और तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है, क्योंकि इस समस्त पद में भी उत्तर पद प्रधान होता है। तो इसमें भी क्या होता है? आपका उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे अनहोनी, न होनी। अनहोनी में क्या आया आपका? न होनी। असभ्य, न सभ्य। अनादर, न आदर। और अनपढ़, न
पढ़ा। यानी कि ए जहां पर जिस भी शब्द में आपको ए शब्द देखने को मिल जाए, समझ जाना वो आपका कौन सा समास है, वो आपका न तत्पुरुष समास है। समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। यहाँ पर मैंने 3 या 4 क्वेश्चन रखे हैं जो अभी हाल ही में आपका जुलाई में जो एग्जाम हुआ है वहां पर समास से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। एक प्रश्न तो आपका जो कॉमन पार्ट है 15 नंबर की जहां पर हिंदी आती है वहां पर पूछा गया था, और 2 क्वेश्चन आपके जो एस्टेट टीजीटी हिंदी का जो एग्जाम था उसमें पूछे गए थे। तो एक एक करके देखते हैं कि समस्त पद एवं समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आपको क्या चुनना है, यहाँ पर जो गलत है वो आपको बताना है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। मैंने बताया था तत्पुरुष समास में आप कर्ता और संबोधन को छोड़कर बाकी के जो 6 आपके कारक रह जाते हैं वो सब आपके तत्पुरुष समास में आते हैं। तो लोकप्रिय, लोक में प्रिय तो किसका चिन्ह है, यहाँ पर में का चिन्ह है, तो ये कौन सा समास हो जाता है, आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाता है। बात करते हैं पवन से चलने वाली चक्की क्या है, यहाँ पर पंचक्की। आगे देख लेते हैं नव युवक, नव है जो युवक, ये क्या है, सही है। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, ये भी क्या है, आपका सही है। अब आप इस दूसरे वाले ऑप्शन को देखो, बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक यहाँ पर दी गई है। आपसे क्या बताया गया है, पूछा गया है आपसे पवन से चलने वाली चक्की, और इन्होंने आंसर में क्या दे दिया, पन चक्की। अगर यहाँ पर होता पानी से चलने वाली चक्की तो आपका ठीक हो जाता पन चक्की, बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है पवन से चलने वाली चक्की, तो यही क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन गलत है, हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण जब आप करते हो तो बेटा आपको शुद्ध अशुद्ध जो शब्द दिए गए हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। तो पवन से चलने वाली चक्की पन चक्की नहीं होती बेटा, पानी से चलने वाली जो चक्की है वो होती है आपकी पन चक्की। अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप लोगों ने अगर लगाया होगा तो बच्चा इस प्रश्न को ठीक करके आया होगा। बात करते हैं आगे, अविभाव समास के उदाहरण नहीं है। अभी करवाया है अविभाव समास, तो अविभाव समास सबसे पहले तो इसमें अवयव आते हैं, क्रिया और विशेषण आते हैं, और ये सब किस में आते हैं, आपके अविकारी शब्दों में आते हैं। बात करें प्रतिदिन और आजानु, दोनों क्या है, आपके अविभाव समास है। प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, आजानु यानी कि बुझाओ तक। प्रत्याशा और निर्विवाद, प्रत्याशा यानी कि आशा में यानी कि आशा कर रहे हैं, और निर्विवाद होता है विवाद रहित। सुदर्शन और अयोग्य, आजीवन और अनुदान। अब आप लोग देखो सुदर्शन और अयोग्य, ये 2 शब्द देखो आप। सुदर्शन यानी कि अच्छे हैं दर्शन जिसके, या अच्छा जिसके दर्शन अच्छे हैं, तो सुदर्शन। अयोग्य, अयोग्य देखो आप, इसको आप कर्मधारय समास में भी और आप बहुव्रीहि समास में भी ले जा सकते हो, किसको, सुदर्शन को। अब यहाँ पे अयोग्य आया है, मैंने बताया था जहां पर ए आ जाता है वो कौन सा समास है, आपका नए तत्पुरुष समास है। तो ये उसी का उदाहरण है। तो आपसे पूछा गया था कि अविभाव समास का उदाहरण नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। सुदर्शन आपका बहुव्रीहि समास में भी जाएगा, और आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास में भी जाएगा, और अयोग्य आपका किस में जाएगा, फिर से बताती हूँ बेटा, नए तत्पुरुष समास में क्या होएगा, ये जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आगे क्या लगा है, ए लगा हुआ है, यानी कि न योग्य। इसका अर्थ क्या निकलेगा, न योग्य। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। यहाँ भी आपसे गलत पूछा गया है। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, ये पहले भी पूछा गया था, ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। अनुत्तीर्ण अविभाव समास है, और फुलवाड़ी आपका संबंध तत्पुरुष समास है। अब देखो यहाँ पर आपको शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, तभी आप कर सकते हो। कदन कर्मधारय यानी कि क्या है, ये कुत, और अन से क्या बना है, आपका ये कुदन बना है। यानी कि कुत, कुत का अर्थ क्या होता है, कुतित्स, यानी कि जो बुरा है, जो खराब है। तो यहाँ पर खराब है जो अन, यानी कि कुतित्स का अर्थ क्या होता है कि खराब है जो अन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास में जाएगा। फुलवाड़ी, फूलों की वाड़ी, तो क्या है यहाँ पे, संबंध तत्पुरुष समास है। अब आप अनुत्तीर्ण को देखो, एक आप लिखते हो उत्तीर्ण,
और एक आप लिखते हो अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है बेटा? जो पास हो गया है वो क्या है आपका उत्तीर्ण है। और अनुत्तीर्ण का अर्थ क्या है? जो पास नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जब आप अनुत्तीर्ण का अर्थ निकालते हो तो क्या शब्द आ जाता है यहाँ पर? नहीं या न शब्द आपका आ जाता है। तो इसी कारण ये आपका अविभाव समास में नहीं जाएगा और यही क्या है आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो ये किस समास के अंतर्गत जाएगा? ये आपका नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत जाएगा। तो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस समास से संबंधित बता दिए हैं, जो अभी हाल ही में आपका जो एग्जाम हुआ है वहां पर ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये जो समास वाला जो टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैंने जो आपके द्वंद्व समास है और जो तत्पुरुष समास है और कैसे उनके भेद हैं और उन भेदों में क्या है सब आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।